नमस्कार। कॉरपोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसमें आज डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग मेथड्स ऑफ एमलगमेशन। दो या दो से ज़्यादा कंपनीज के एमलगमेशन या मर्जर के समय पे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे अकाउंटिंग की जाती है, इसको डिटेल में समझेंगे। अकाउंटिंग मेथड्स ऑफ एमलगमेशन। एमलगमेशन जब दो या दो से ज़्यादा फर्म आपस में मिल जाती हैं या कोई एक फर्म किसी अन्य फर्म को अपने में मिला लेती है, दोनों ही केस अकाउंटिंग के हिसाब से एमलगमेशन ही कहलाते हैं। दो मेथड्स हैं अकाउंटिंग के, और वो भी एमलगमेशन के जो दो टाइप हैं ES 14 के अकॉर्डिंग उसी के अनुसार अप्लाई होते हैं। पहला है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। हितों का समूहीकरण इसको कहा जाता है। मतलब दो या दो से ज़्यादा जो कंपनीज आपस में मिल जाती हैं, उनके रिसोर्सेज को पूल कर लिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है, और वो एक इकाई बनकर के आगे अपना व्यवसाय करती हैं। दूसरा है परचेज मेथड। परचेज मेथड तब अप्लाई होता है जब एक फर्म किसी दूसरी फर्म को अपने में मिला लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। एक फर्म का समापन हो जाता है और दूसरी फर्म उस समाप्त हुई फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज को ले लेती है और आगे अपना बिजनेस कंटिन्यू रखती है। सबसे पहले देखते हैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड उस केस में एप्लीकेबल होता है जब एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है। जब एमलगमेशन मर्जर के नेचर का होता है, फॉर एग्जांपल ए और बी दो अलग अलग फर्म हैं, ये आपस में मिल जाती हैं और एक नई फर्म बनाती हैं ए बी। ए के भी बिजनेस को खरीद लेती है और बी के भी बिजनेस को खरीद लेती है। ए का बिजनेस भी समाप्त हो जाता है और बी का बिजनेस भी समाप्त हो जाता है। एसेट, लायबिलिटी या रिजर्व जो ट्रांसफरर कंपनी के होते हैं। ट्रांसफरर कंपनी मतलब जिसका व्यवसाय बंद हो रहा है, ये दोनों ही ट्रांसफरर कंपनी हैं। वो रिकॉर्ड की जाती हैं ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में उनकी एग्जिस्टिंग वैल्यूज पे। ये ट्रांसफरी कंपनी है जो नई कंपनी बन करके जिसने पुरानी कंपनीज का एसेट्स या बिजनेस खरीद लिया है, वो नई कंपनी ट्रांसफरी कंपनी कहलाती है। इस ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में इन पुरानी कंपनीज की जो एसेट्स या लायबिलिटीज हैं वो अपने पुराने वैल्यूज पे ही दिखाई जाती हैं। एडजस्टमेंट इन द वैल्यूज मतलब पुरानी एसेट्स या लायबिलिटीज की वैल्यूज में एडजस्टमेंट जनरली नहीं होता है, केवल तभी किया जाता है जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो अकाउंटिंग पॉलिसीज में। ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी मतलब जो खरीदने वाली कंपनी है और जो बेचने वाली कंपनी है, अगर उनके अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई अंतर है तो उस अंतर को सही करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए एडजस्टमेंट केवल की जा सकती है। बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, जिस कंपनी का बिजनेस बंद हुआ है, जिसने अपनी एसेट को ट्रांसफर किया है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर कोई बैलेंस है तो वो इकट्ठा कर दिया जाता है नई ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में। प्रॉफिट में ही दिखाया जाता है या उसको जनरल रिजर्व में दिखा दिया जाता है। आइडेंटिटी ऑफ द रिजर्व्स इज प्रिजर्व्ड इन द बुक्स ऑफ कंपनी। पहले से जो ट्रांसफरर कंपनीज के रिजर्व्स थे, अगर जनरल रिजर्व थे तो आगे ट्रांसफरी कंपनी के भी बुक्स में भी वो जनरल रिजर्व ही दिखाए जाते हैं। अगर कैपिटल रिजर्व थे तो आगे ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में भी वो कैपिटल रिजर्व ही दिखाए जाते हैं। मतलब उनकी पहचान को प्रिजर्व रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, उसमें फेरबदल नहीं होता है। इस केस में डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन जो क्रय मूल्य तय होता है, जो कंपनी बंद हो जाती है
उसका जो परचेज कंसिडरेशन तय हुआ है, अगर उसमें और ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स की शेयर कैपिटल में कोई अंतर है तो उसको एडजस्ट किया जाता है जनरल रिजर्व के साथ। ट्रांसफरर कंपनी का जो जनरल रिजर्व है उसके साथ एडजस्ट किया जाता है। अगर इस डिफरेंस की वजह से जो परचेज कंसिडरेशन यानी कि क्रय मूल्य और जो कुल शेयर होल्डर्स की शेयर कैपिटल है, अगर इनमें अंतर की वजह से जनरल रिजर्व में कुछ कमी करनी पड़ती है, रिड्यूस करना पड़ता है, तो इस कमी को सबसे पहले तो जनरल रिजर्व से ही कम कर दिया जाता है। अगर मान लो जनरल रिजर्व नहीं है तो फिर अन्य किसी भी रेवेन्यू रिजर्व से इसकी पूर्ति की जा सकती है। वो भी नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पूर्ति की जाएगी। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कोई प्रॉफिट बैलेंस नहीं है तो फिर लास्टली कैपिटल रिजर्व से उसकी पूर्ति की जा सकती है। परचेज मेथड, सेकंड मेथड है परचेज मेथड। परचेज मेथड तब अप्लाई होता है जब एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होता है, मतलब एक फर्म किसी दूसरी फर्म को परचेज करती है। जैसे ए भी एक फर्म है और बी भी एक फर्म है। ए फर्म मान लीजिए बी फर्म को परचेज कर लेती है तो बी फर्म का जो व्यवसाय है वो समाप्त हो जाएगा और इसका जो व्यवसाय है वो ए के साथ ही मिला दिया जाएगा और ए कंटिन्यू करेगी अपने एसेट्स को भी लेकर के और बी के एसेट्स को भी खरीद करके कंटिन्यू अपना बिजनेस आगे जारी रखेगी। एसेट और लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, इसमें ट्रांसफरर कंपनी मतलब जो कंपनी बंद हो रही है और अपने एसेट को ट्रांसफर कर रही है, उसकी एसेट और लायबिलिटी रिकॉर्ड की जाती है ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में एग्रीड वैल्यूज पे। एग्रीड मतलब जिस वैल्यू पे सहमति बनी हो। ये वैल्यू बुक वैल्यू भी हो सकती है या ये बुक वैल्यू के अलावा फेयर वैल्यू भी हो सकती है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द परचेज कंसिडरेशन। अगर परचेज कंसिडरेशन क्रय मूल्य मतलब बी ने अपना जो बिजनेस बेचा है जितने रुपए में ए को, वह क्रय मूल्य परचेज कंसिडरेशन कहलाता है। अगर इस परचेज कंसिडरेशन में और नेट एसेट ऑफ ट्रांसफरर कंपनी या ट्रांसफरर कंपनी की नेट एसेट का मतलब होता है एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो नेट एसेट आ जाती हैं। अगर इसमें कोई अंतर है तो उस अंतर को या तो गुडविल माना जाता है और गुडविल बढ़ा दी जाती है, रेज कर दी जाती है, डेबिट कर दिया जाता है गुडविल में, या उसको कैपिटल रिजर्व माना जाता है। उसका कारण होता है गुडविल कब माना जाता है, जब परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा हो और वैल्यू ऑफ नेट एसेट कम हो। जैसे मान लो नेट एसेट की वैल्यू तो 8 लाख आ रही है और उस कंपनी को हम 10 लाख में खरीदें, तो इसका मतलब हमने उस कंपनी को 2 लाख रुपए ज़्यादा दिया है। वो जो 2 लाख रुपए हमने ज़्यादा दिया है उसको गुडविल माना जाएगा। इसके अगेंस्ट कैपिटल रिजर्व तब बनता है जब वैल्यू ऑफ नेट एसेट ज़्यादा हो परचेज कंसिडरेशन से। जैसे अगर हम जो नेट एसेट खरीद रहे हैं उनकी कीमत 12 लाख है और हमने बिजनेस का जो सौदा किया है खरीदने का वो 10 लाख है, तो इसका मतलब 2 लाख की हमारे पास ज़्यादा नेट एसेट आ रही हैं, वो कैपिटल गेन है और इसलिए वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। गुडविल अगर क्रिएट हुई है एमलगमेशन के टाइम पे, अगर एमलगमेशन के टाइम पे परचेज कंसिडरेशन और नेट एसेट की वैल्यूज में जो डिफरेंस जिसकी अभी बात की थी वो गुडविल बन के आता है, तो उस गुडविल को रिटर्न ऑफ किया जाना है या तो तुरंत या ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के अंदर उसको राइट ऑफ किया जाता है। इसके अलावा हालांकि अगर कोई उचित कारण हो, न्याय सम्मत कारण हो, तो इस पीरियड को कुछ समय के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस अपीयर करेगा वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, यानी कि उसको समाप्त माना जाता है। चाहे वो प्रॉफिट है या लॉस है, उसका कोई एंट्री नई फर्म की बुक्स में नहीं होती है, खरीदने वाली फर्म की बुक्स में नहीं होती है। आइडेंटिटी ऑफ रिजर्व्स और ट्रांसफरर कंपनी, ठीक वैसे ही ट्रांसफरर कंपनी के जो रिजर्व्स होते हैं उनकी भी आइडेंटिटी प्रिजर्व नहीं रहती है, वो भी समाप्त हो जाती है और इनको नई जो ट्रांसफरी कंपनी है, जो कंपनी खरीद रही है एसेट को, उसकी बुक्स में नहीं दिखाया जाता है, छोड़ करके स्टैट्यूटरी रिजर्व। अगर कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व है तो केवल उसको दिखाया जा सकता है। स्टैट्यूटरी रिजर्व ऐसे रिजर्व्स को कहा जाता है जो एज पर स्टैच्यूट यानी कि कानून की वजह से बुक्स में दिखाने जरूरी होते हैं।
अब है डिफरेंस बिटवीन पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड परचेज मेथड। दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है, इस टेबल से इसको और बेटर तरीके से क्लियर किया जा सकता है। सबसे पहला, एप्लीकेबल इन केस ऑफ एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। जो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है, ये मर्जर के नेचर का जो एमलगमेशन होता है उस केस में अप्लाई होता है, जबकि परचेज मेथड अप्लाई होता है एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के केस में। दूसरा अंतर है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड रिकॉर्ड करता है एसेट्स और लायबिलिटीज को उनकी बुक वैल्यूज पे। बुक वैल्यू मतलब जिस वैल्यू पे वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं पुरानी बैलेंस शीट्स में, जबकि परचेज मेथड में एसेट और लायबिलिटीज को एग्रीड वैल्यूज पे रिकॉर्ड किया जाता है, एग्रीड वैल्यूज जिस वैल्यू पे सहमति बनी हो। नेक्स्ट है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में जो ट्रांसफरर कंपनी होती है, जो कंपनी बंद हो जाती है, जो कंपनी बेचती है अपनी एसेट्स को, उसके टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स के कम से कम 90% शेयर होल्डर नई कंपनी ट्रांसफरी कंपनी में भी शेयर होल्डर बन जाते हैं, जबकि परचेज मेथड में ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। ट्रांसफरर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पेमेंट मिल जाती है, लेकिन वो नई कंपनी में शेयर होल्डर नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको नई कंपनी ट्रांसफरी कंपनी के इक्विटी शेयर्स इशू करके पेमेंट की जाती है, जबकि परचेज टाइप के मर्जर में, परचेज टाइप के एमलगमेशन है, एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं ट्रांसफरर कंपनी के, बंद होने वाली कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पेमेंट इक्विटी शेयर से भी कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर से भी कर सकती है, डिवेंचर इशू करके भी कर सकती है, और कैश पेमेंट करके भी उनकी पेमेंट की जा सकती है। नेक्स्ट है रिजर्व्स और प्रॉफिट भी इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में। मतलब जो कंपनी ट्रांसफरर है, जो कंपनी अपनी एसेट्स को बेच रही है, उसके रिजर्व और प्रॉफिट को भी ट्रांसफरी कंपनी अपनी बुक्स में आगे दिखाती है, कंटिन्यू रखती है, जबकि परचेज टाइप के एमलगमेशन में रिजर्व्स और प्रॉफिट्स जो ट्रांसफरर कंपनी के होते हैं वो ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में इनकॉर्पोरेट नहीं किए जाते हैं, मतलब नहीं दिखाए जाते हैं। इसके अलावा डिफरेंस ऑफ परचेज कंसिडरेशन और नेट एसेट जो ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा लिए जाते हैं उनको एडजस्ट किया जाता है जनरल रिजर्व में या बाकी रिजर्व्स में, जबकि परचेज टाइप के एमलगमेशन में डिफरेंस ऑफ परचेज कंसिडरेशन इन नेट एसेट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी या तो गुडविल होता है या कैपिटल रिजर्व होता है। नेक्स्ट है मर्जर टाइप के एमलगमेशन में एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट की सामान्यतया जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि एमलगमेशन परचेज टाइप का जो एमलगमेशन होता है इसमें स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को ट्रांसफर करने के लिए इसकी जरूरत होती है, एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट की जरूरत होती है। तो ये था एमलगमेशन के दोनों मेथड्स का डिस्कशन। इससे नेक्स्ट वीडियो में एमलगमेशन के टाइम पे की जाने वाली जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।